हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजनीश। आज बहनों हम सब पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक 2 है। टॉपिक फर्स्ट तो हो गया आपके सम टॉपिक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, परीक्षा उपयोगी चीज़ें थी, उसको हमने बता दिया है। अब आपका जो है सेकेंड टॉपिक जो है वह है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएँ। ये इस पर वीडियो और इस पर जो है ये थ्योरी क्लास आज रहेगी, कल रहेगी थ्योरी क्लास। और जो है कल भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे इससे रिलेटेड जो परीक्षा में आ सकते हैं। परसों जो है पूरा आपका एमसीक्यू ही चलेगा। ये 3 क्लास में ये सेकंड टॉपिक आपका ख़त्म होगा। और आप लोग ये भी बता दीजिए, साथ साथ कमेंट करके आप लोग बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। कुछ उसमें त्रुटि हो तो आप लोग ये भी कमेंट में बताइए, सर इसको ऐसा करिए, इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप लोग इसकी राय दीजिए, ज़रूर दीजिए। और जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो जो है कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ ही ख़त्म किया जाएगा। पूरे 38 टॉपिक, उसमें से कुछ छूटेगा नहीं। और 38 टॉपिक ख़त्म होने के बाद केवल आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी परीक्षा तक। जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। बस थोड़ी सी सहयोग की ज़रूरत है आप लोगों की। तो देखते हैं क्या है। पहली जो है आपका जो पहला आपका इसमें हेडिंग है वह है सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब उस स्वास्थ्य स्थिति से है जो किसी समुदाय या समाज के स्तर पर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। आगे है समुदाय स्वास्थ्य में व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़े हुए पहलुओं के साथ साथ सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य समुदाय जो होता है वह किस स्तर पर होता है? समाज के स्तर पर होता है। स्वास्थ्य जो समुदाय होता है वो समाज के स्तर पर होता है। और इसका उद्देश्य जो होता है पूरे समुदाय के लोगों को स्वस्थ बनाना और स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत ही बेहतर यानी ऊंची गुणवत्ता, उच्चतम गुणवत्ता तक ले जाना इसका काम होता है। और समाज में जुड़े सभी जो पहलू हैं, समाज में जुड़े जो सभी जो है फैक्टर हैं इसके, जैसे फैक्टर में क्या क्या हुआ आपका पर्यावरणीय हो गया, आर्थिक कारक हो गया, और ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। आगे है जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला जो है आपका इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। रोगों की रोकथाम। सामुदायिक स्वास्थ्य की जो मुख्य विशेषताएं उसमें देख लेते हैं। हम एक 1 बाय 1 करके विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला है रोगों की रोकथाम। तो रोगों की रोकथाम में क्या बोल रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रम माध्यम से बीमारी को रोकना। स्वच्छता और साफ सफाई, सब समुदाय में स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था करना ताकि रोगों के फैलाव को रोका जा सके। रोगों की रोकथाम में क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है, उनको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ कोई वायरस से कोई बीमारी है तो और उसका टीकाकरण किया जाए, टीका लगाया जाए। लोगों में जागरूकता कार्यक्रम किया जाए, जगह जगह चौपाल लगाया जाए, जगह जगह मीटिंग की जाए और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताया जाए। साथ ही साथ बीमारी साफ सफाई पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि बीमारी फैले ना और बीमारी को रोका जा सके। स्वच्छ पानी पिएं और रोगों को फैलने से रोके। ये है आपका रोगों की रोकथाम में ये सारे फैक्टर हैं। अगला है आपका सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण समुदाय में कमज़ोर और गरीब वर्गों को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य असमानता को कम किया जा सके। यानी कह रहे हैं सामाजिक कल्याण में ये कह रहे हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाए। स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाए ताकि स्वास्थ्य असमानता को कम किया जा सके। यानी ताकि जो है यदि उनका इलाज नहीं होगा तो वो भी बीमारी को फैलाएंगे, और इसीलिए उनको भी जो है जागरूक किया जाए और उनका इलाज किया जाए ताकि बीमारी फैलने ना पाए और उसी पर रोक के उसका उन्मूलन कर दिया जाए। आगे अगली हेडिंग जो है आपकी वह है सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य।
सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य में इसमें ये कह रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और नशा मुक्त जैसे मुद्दों को भी सामुदायिक स्वास्थ्य के तहत ध्यान में रखा जाता है। प्रबंधन और नशा मुक्ति के बारे में ये बोल रहे हैं कि नशा मुक्ति जैसे मुद्दों को भी चर्चा में लाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि नशा करने से भी बीमारियां फैलती हैं और इसको छोड़ें और इसकी जो है कमियों को बताया जाए, इससे होने वाले रोगों को बताया जाए, नशा करने और इन सब सारी चीज़ों को लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। अगला है आपका स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। तो देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के तहत ध्यान में रखा जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, जैसे क्लिनिक, स्वास्थ्य केंद्र। सेवाओं की उपलब्धता में कह रहे जैसे एम्बुलेंस प्रदान किया जाए, स्वास्थ्य क्लिनिक प्रदान किया जाए, ये सब जो है स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में आता है। और साथ ही साथ क्लिनिक जगह जगह छोटे छोटे स्तर पर देखा जाए ताकि लोगों का ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी हो सके और कम पैसों में, कम बजट पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों का भी इलाज हो सके। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं और नीतियां। सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं और नीतियां, ये सब सारी चीज़ों को बताएं। गैर सरकारी जो एनजीओ हैं और समुदाय के सक्रिय सहयोग से चलती हैं, और जो कुछ और जो एनजीओ जैसी चीज़ें हैं और जो समुदाय हैं जो सहयोग से चलते हैं, जिनका उद्देश्य संपूर्ण समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है। यानी सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान भी हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, वे लोग भी काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि ताकि लोग और समाज स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। अब आगे देखते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को हम जानेंगे और उसके प्रमुख प्रकार क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो बहुत ही हानिकारक और ख़तरनाक हैं। इन सब सारी चीज़ों को हम बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। संक्रामक रोग के बारे में देखते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। यानी इतने का मतलब समझिए पहले कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक लोग से दूसरे लोग तक जाते हैं, यानी जो कि क्या होते हैं, छुआछूत जिसको बोलते हैं। यानी किसी के संपर्क में आ जाने से जो बीमारियां हो जाती हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। आगे लिख रहे हैं कि इन रोग का कारण विषाणु, जीवाणु, परजीवी या कवक जैसे रोग जनकों का संक्रमण होता है। यानी यह किस वजह से होता है, इसके कारक कौन कौन से हैं जो संक्रामक रोग फैला देते हैं, तो वो हैं वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, परजीवी हैं, कवक हैं, ये सारी चीज़ें इत्यादि। इन सभी से क्या होता है, आपका संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोगों का प्रसार हवा, पानी, भोजन, शरीर के संपर्क, जानवरों के काटने या अन्य माध्यम से होता है। यानी संक्रामक रोग का प्रसार, यानी संक्रामक रोग फैलता कैसे है, तो वह फैलता है आपके हवा से फैलता है, पानी से फैलता है, भोजन से फैलता है, शरीर के संपर्क में यानी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, जानवरों के काटने से फैलता है और अन्य माध्यम और कई सारे अन्य माध्यम हैं जिनकी वजह से भी संक्रामक रोग फैलता है। आगे देखते हैं अब संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तो पहला है कोविड-19, जो बहुत ही चर्चा में रह चुका है और लेटेस्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो SARS कोविड-2 वायरस के कारण होने वाला यह रोग सांस संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकता है। यानी कोविड-19 क्या करता था, लोगों को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती थी, लोग सांस नहीं ले पाते थे, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और ऑक्सीजन की उपलब्धता कम थी, गांव देहात के लोग जो थे वे उनको ऑक्सीजन तुरंत मिल नहीं पाता था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हुई। शहर में भी इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हुई है। तो यही कारण था कि कोविड-19 जिसको भी होता था, कोविड-19 वायरस जिसके भी शरीर में एंट्री करता था, तो वे लोग सांस नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब आगे देखते हैं। अगली बीमारी है आपका, अगला जो है वह है हाथी पाँव। हाथी पाँव की बात करें तो इसे लिम्फेटिक फाइलेरियाज भी कहते हैं, फाइलेरियासिस भी कहते हैं। हाथी पाँव को क्या कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हाथ पैर में सूजन आ जाता है। इस रोग का कारक फाइलेरिया परजीवी की 2 प्रजातियां होती हैं। पहला है बी मलाई, दूसरा है W
बैंक्रॉफ्टी, ये 2 प्रकार का होता है। यानी फाइलेरिया परजीवी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है बी मलाई, सेकंड है बी बैंक्रॉफ्टी। आगे देखते हैं, इस रोग के संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यानी फाइलेरिया किस वजह से होता है? तो फाइलेरिया जो रोग होता है आपका, हाथी पांव रोग जो होता है, वह होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं। तो अब एक एक लक्षण को जान लेते हैं हाथी पांव के। पहला है जननांगों का एलिफेंटिएसिस, जननांग जो होते हैं, जो आपके जननांग होते हैं, उसका एलिफेंटिएसिस हो जाता है। दूसरा है हाथ पैरों में सूजन, हाथ में क्या हो जाता है? दोनों हाथों में नहीं होगा, ना दोनों पैरों में होगा, किसी एक हाथ में भी सूजन हो सकता है, दोनों में हो सकता है, पाँव में हो सकता है एक, और दोनों पैरों में भी हो सकता है। ये लक्षण है आपको फाइलेरिया के। यदि ऐसा किसी को होता है तो समझ लीजिए फाइलेरिया का लक्षण है। तीसरा है बुखार आना, बार बार बुखार आना, ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। अगला है शारीरिक अयोग्यता का विकास होना, यानी शरीर का डेवलपमेंट ना होना, ये भी फाइलेरिया का एक लक्षण है। यह रोग भारत में व्याप्त संक्रामक रोगों में से एक है। भारत के लगभग 250 जिलों में लोग इस रोग से संक्रमित हैं। यानी भारत में कितने जिलों में इस रोग से लोग संक्रमित हैं? 250 जिलों में। अब इसका देख लेते हैं रोकथाम क्या हो सकता है और इसका उपचार क्या हो सकता है। तो रोकथाम की यदि हम बात करें तो इस रोग की रोकथाम हेतु एलिफेंटिएसिस क्षेत्र में फाइलेरिया नियंत्रण चलाया जा रहा है। उपचार हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण से रोग का निदान किया करके, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण जो है माइक्रोस्कोप से इसका टेस्ट किया जाए, उससे इस रोग का निदान किया जा सकता है। और दूसरा जो है आपका, वह है संक्रामक के उपचार हेतु औषधियों का वितरण। संक्रामक जो रोग है इसका क्या कीजिए, फाइलेरिया की जगह जगह लोगों में दवाइयाँ बांट दीजिए और वो दवाइयों का डोज ले लें, जिससे जिनको नहीं हुआ है उन लोगों में संक्रामक रोग ये यानी फाइलेरिया ना हो। अगला जो रोग है आपका वह है मलेरिया है। मलेरिया की यदि हम बात करते हैं तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यह एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग है जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम होता है। यानी मलेरिया कहाँ होता है? खून में होता है। खून में जो किसको प्रभावित करता है? आपके आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? ब्लड में मौजूद होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग है जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम होता है। यानी मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया का संक्रमण मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यानी मलेरिया किससे होता है? मलेरिया को यम्पी भी कहा जाता है, इसका जो टेस्ट होता है उसको यम्पी बोलते हैं। मलेरिया का जो संक्रमण होता है, मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से। और किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब मलेरिया के हम लक्षण जान लेते हैं क्या क्या हैं। रोग के लक्षण जान लेते हैं। इस रोग के लक्षण क्या है? ठंड लगकर बुखार आना, यानी सुबह शाम जुगड़ी जिसको बोलते हैं, ठंडी लगना। रक्त अल्पता यानी खून की कमी होना, ये क्या है? मलेरिया के लक्षण है। इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं क्या क्या हैं। इसकी अवस्थाओं की बात करें तो ये 3 अवस्था में पाई जाती हैं। पहला कोल्ड स्टेज यानी ठंडी लगना, दूसरा बहुत, फिर उसके बाद गर्मी आना, तीसरा है स्वीट हीटिंग, गर्मी लग के स्वीटिंग स्टेज यानी पसीना खूब होना। पहले तो ठंडी लगेगी, मलेरिया मुझे भी हुआ है, आप लोगों में कई लोगों को हुआ होगा। सबसे पहले ठंडी लगती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद गर्मी लगेगी और खूब पसीना निकलता है। ये मलेरिया के क्या होते हैं? अवस्थाएं होते हैं 3 प्रकार की मलेरिया की। आगे देखते हैं क्या। अगला है डायरिया। डायरिया की यदि हम बात करें तो डायरिया अतिसार से तात्पर्य है, डायरिया जिसको अतिसार भी कहा जाता है, तात्पर्य है कि जलीय मल का एक दिन में 3 बार से अधिक उत्सर्जन होना। डायरिया किसका मतलब? जलीय मल जो होता है का एक दिन में 3 बार से अधिक उत्सर्जन होना। अतिसार के लक्षणों को निम्न प्रकार से नापा जाए। जलीय मल का एक दिन में क्या होता है? 3 से बार यदि उत्सर्जन होता, आप निकाल दे रहे हैं, यानी आपको उल्टी बोलते हैं, पलटी जिसको बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं, ये 3 बार से ज़्यादा हो रही, समझो डायरिया के लक्षण हैं। अतिसार के लक्षणों को, इसके हम लक्षण को जानते हैं। ब्लडी स्टूल की बात करते हैं। पहला क्या है? ब्लडी स्टूल यानी पेचिस
आंतों का एक संक्रमण रोग होता है। ब्लडी स्टूल क्या होता है? पेचिश आंतों का एक संक्रमण रोग होता है जिसमें खून और बलगम वाले दस्त होते हैं। जिसमें क्या होता है? खून होता है। पेचिश जब आप जाते हैं बाथरूम में तो क्या होता है? खून होता है, खून और बलगम वाले दस्त होते हैं। खून और बलगम वाले दस्त बाथरूम में जाते हैं और वोमिटिंग करते हैं तो क्या होता है? यह बहुत तेज़ से फैलने वाला क्या होता है? बीमारी होती है। और ये क्या होता है? डायरिया बहुत तेज़ी से फैलता है। और किसके कारण होता है? या बैक्टीरिया जिसको परजीवी संक्रमण के कारण होता है। डायरिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। रोग की पहचान की बात करें तो रोग की पहचान मल में रक्त की उपस्थिति के द्वारा की जाती है। यानी जब आपको पेचिश पड़ती है तो क्या होता है? मल जो आप निकालते हैं उसमें क्या होता है? ब्लड हल्का हल्का सा आता है। यही है क्या है? पेचिश का एक बहुत ही अच्छा लक्षण है या पेचिश का एक बहुत अच्छा करैक्टर है। अगला है आपका वाटरी डायरिया। इस रोग में मल के साथ साथ अत्यधिक जल की हानि होती है। यानी वाटरी डायरिया नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या होता है? मल के साथ साथ अत्यधिक जल की हानि होती है जिससे रोगी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? जो रोगी होता है उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शारीरिक भार में भी कमी आ जाती है। जब शरीर में पानी नहीं रहेगा तो वजन अपने आप खुद ही कम हो जाएगा। आगे है इस रोग के रोग कारक ब्रिवियो कोलेरी होती है। यानी यह किसके कारण होता है? ब्रिवियो कोलेरी के कारण यह रोग होता है। भारत में इस रोग की संक्रामकता देख लेते हैं। भारत में इस रोग की संक्रामकता जो है, भारत में 1 से 5 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों के मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? यही होता है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्सपायर करते हैं उसका मुख्य कारण यही होता है। अब इसके हम उपचार व रोकथाम देख लेते हैं। उपचार की बात करें और रोकथाम की बात करें तो इस रोग का प्रसार फीको ओरल रूट से हो सकता है। इस रोग का प्रसार या फैलता कैसे? फीको ओरल रूट से फैलता है। रोग के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला है ओरल रिहाइड्रेशन। पहला है इस पद्धति के अंतर्गत रोगों को WHO या यूनिसेफ के द्वारा निर्धारित किया गया ORS घोल दिया जाता है। ORS घोल देने से क्या होता है? डिहाइड्रेशन की जो कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आगे देखते हैं। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसमें जून 2004 से ORS का उपयोग प्रारंभ किया। ORS एक सॉल्यूशन होता है, एक घुलनशील पदार्थ होता है। ORS का संगठन हम देख लेते हैं। ORS किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो ग्लूकोज देख लेते हैं। ORS में जो है 13.5 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है। डिहाइड्रेट क्या होता है? 20.5 ग्राम होता है। ट्राइसोडियम सिट्रेट क्या होता है? 2.9 ग्राम होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं ORS में। अब आप लोग बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, आप लोग लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर नए हो, और कमेंट करके ये भी बताइए आप लोग कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो आप लोग बताइए कि परीक्षाएं तक ऐसी क्लासेस चलाई जाए आप लोगों के लिए। यदि आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है हमसे इस नंबर पर जुड़ सकते हैं जिसको हम अपने कमेंट में भी पिन कर देंगे। 77 058 64 282 ये हमारा नंबर है। 64 282 इसको हम कमेंट में भी पिन कर देंगे। आप लोग इस पर हमसे बात भी कर सकते हैं किसी ज़रूरी बात के लिए। तो मिलेंगे फिर कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।